यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत। पाठ 2 होगा हमारा, जिस पाठ 2 का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर में हम लोग पटना के वैभव, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और सारा भी नाम था, हम लोग जानेंगे। इस पटना के वैभव क्या शुरू से आज तक रहा है, पटना ने क्या क्या लोगों को दिशा दिखाई है, पटना के बारे में कौन कौन से लोग क्या क्या लिखे हैं, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जो बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभव। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पटना है, यह पटना आज से नहीं बल्कि बहुत वर्ष पहले से इसका इतिहास रहा है और आपके पुस्तक में इसका इतिहास 2500 वर्ष दिया है, जो आज बिहार की यह राजधानी है। तो बिहार की राजधानी पटना, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना। आपको याद होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना धार्मिक क्षेत्र से बात हो या राजनीतिक क्षेत्र से बात हो या औद्योगिक स्थान से हो, इस सारे स्थानों से यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे धार्मिक से या राजनीतिक से या औद्योगिक, बड़े बड़े धार्मिक स्थल पटना के अंदर में है। बड़े बड़े राजनीतिक, जो भी राजनीतिक पार्टियां है, सब पटना के अंदर में। जितने भी औद्योगिक बड़े बड़े हैं, सब पटना के अंदर में है। तो ये धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक स्थान से पटना काफी महत्वपूर्ण रहा, आज से नहीं बल्कि काफी वर्षों पहले से। एक विदेशी यात्री हुए जिसका नाम है, अनेक अनेक विदेशी यात्री आए और इस पटना के वैभव को देख करके उन्होंने इस पटना के वैभव को देख करके अलग अलग रचनाएं की इस पटना के गौरवशाली के बारे में। जैसे कि आपने नाम सुना मेगास्थनीज, वैज्ञानिक फाहियान, वेनसांग और इति संघ जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक ने भारत के पटना में आकर के इन्होंने अनेक सारे इस पटना के गौरवशाली के बारे में लिखा है। पटना गंगा के किनारे बसा एक महानगर है। यह जो गंगा है, यह पटना के उत्तर दिशा में बहती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना की गंगा के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो पटना। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। पटना के विषय में एक कवि हुए जिनका नाम है दामोदर गुप्त। पटना के विषय में एक कवि हुए जिनका नाम दामोदर गुप्त है। उसने कुटनी मतख्या काव्य की रचना की है। आपको याद होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कुटनी मतख्या काव्य की रचना किसने की है, तो दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो कुटनी मतख्या नाम की काव्य की रचना की है। भगवान बुद्ध के समय इस पटना का नाम जो था वो पाटलीग्राम था। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। पाटलीग्राम किसके समय नाम था, तो भगवान बुद्ध के समय। भगवान बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी, जब यहाँ पर उन्होंने आया था पटना में, तो भविष्यवाणी की थी कि पटना आने वाले कुछ समय के बाद यह एक महानगर होगा और महानगर के साथ साथ यहाँ लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ की समस्या हमेशा होता रहेगा। इससे पटना घिरा रहेगा। तो याद रहे, भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या भविष्यवाणी की है, तो भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की है कि पटना एक महानगर होगा, यहाँ अगलगी, बाढ़ और लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहेगा, इससे पटना घिरा रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस पटना नगर की जो शोभा था और रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी। तो आपको पता होगा किसके समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इसकी जानकारी कौन देता है, तो यूनान का एक राजदूत है जिनका नाम है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज हमने जाना है कि विदेशी यात्री, तो यह भी कई बार आता है कि मेगास्थनीज कहाँ का यात्री है, यूनानी राजदूत। कहाँ का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की व्यवस्था उत्तम थी, यह इसके बारे में किसने अपने पुस्तक में बताया है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला है। तो याद रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी। इसकी चर्चा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में की है। इस नगर की जो संपन्नता है, वह अशोक के समय काफी लोग संपन्न थे, काफी लोग सुखी समृद्ध से रहते थे,
काफी लोग जो है अपना वैभव बना करके रहते थे। यह किसके समय? तो अशोक के समय। आगे हम लोग जानेंगे कि जैसे कि दामोदर गुप्त एक कवि हुए, उसी के जैसे दामोदर गुप्त जो कवि हुए जिसने कूटनी मत्स्या काव्य की रचना की है, उसी तरह एक और कवि हुए जिनका नाम है राजशेखर। राजशेखर, इन्होंने जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कूटनी मत्स्या अगर आ जाए तो दामोदर गुप्त, लेकिन काव्य मीमांसा आ जाए तो याद रखेंगे कि राजशेखर ने रचना की है। कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। पटना का अनेक अनेक नाम है, जैसे कि आपको बता दें कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी काफी पुराना नाम है। पुष्पपुर और कुसुमपुर, क्यों इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर? तो इसका इतिहास से पता चलता है कि पटना के इर्द गिर्द में पहले काफी ज्यादा मात्रा में फूल मिलता था, और फूल किसका? तो कुसुम का फूल मिलता था। इसीलिए इसका नाम प्राचीन काल में पुष्पपुर या कुसुमपुर भी था, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में फूल मिलता था। तो पटना के आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या क्या है? तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। क्या कारण है कि पुष्पपुर और कुसुमपुर इसका नाम है? तो कारण है कि यहाँ के अनेक क्षेत्रों में पहले अधिक मात्रा में फूल मिलता था। गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पर शरद ऋतु में एक महोत्सव होता था, उस महोत्सव का नाम है कौमुदी महोत्सव। तो किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में। किस ऋतु में होता था? तो शरद ऋतु में होता था। आज इस कौमुदी महोत्सव के जगह पर दुर्गा पूजा पटना में मनाई जाती है। तो याद रहे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस महोत्सव के बदले में दुर्गा पूजा मनाई जाती है? तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शरद ऋतु किस वंश के काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। मध्यकाल में वैसे पता चलता है कि जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में पटना काफी पिछड़ा रहा, और इसकी जानकारी मुद्राक्ष नाटक से मिलता है, और कुछ अन्य साहित्य भी है जिस साहित्य से मिलता है कि पटना जो है काफी वर्षों से पिछड़ा रहा, या मध्यकाल में ज्यादातर पिछड़ा रहा, और इसकी जो जानकारी है वो मुद्राक्ष नाटक से मिलती है। मुद्राक्ष नाटक और अन्य कुछ साहित्य पुस्तक भी है, जिस पुस्तक से मिलता है कि मध्यकाल में पटना जो है काफी पिछड़ा रहा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि पटना किस काल में पिछड़ा रहा? तो मध्यकाल में। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मुद्राक्ष नाटक से मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव आएगा कि किसके शासन काल में जो है पटना का काफी उत्तम विकास हुआ? तो मुगल के शासन काल में। मुगल के शासन काल में पटना का विकास काफी उत्तम रहा, और मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध जो है मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र था यह पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और पटना जो शब्द है यह पत्तन शब्द से बना है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। जिस मध्यकाल में जो है जिस मध्यकाल में पटना कुछ वर्षों तक जो पिछड़ा हुआ था, उसी काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और पटना किस शब्द से बना है? तो पत्तन शब्द से बना है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि पटना किस शब्द से बना है? तो पत्तन शब्द से बना है। पटना में एक देवी है, जिस देवी की पूजा होती है उस देवी का नाम है पटन देवी। तो पटना में किस देवी की पूजा होती है? पटन देवी की पूजा होती है। हमने बताया कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो पटना के गंगा नदी जो है वह उत्तर दिशा में बहती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। और इसी गंगा नदी के ऊपर एक सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम है, सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, जो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु। गांधी सेतु किस नदी पे बना है? तो गंगा नदी पर। गंगा नदी कहाँ है? तो पटना के बगल में। गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। और इसी पटना में एक हमारे सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थल यही पटना में हुआ है। तो सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। आज इन्हीं के नाम पर यहाँ गुरुद्वारा भी चलता है। पटना में अनेक अनेक हमने बताया कि औद्योगिक इन सारे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण रहता है। आपसे 2 नंबर के प्रश्न में, 1 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है कि पटना के तीर्थ स्थल का नाम बताइए जहाँ लोग परिभ्रमण के लिए जाते हैं। तो तीर्थ स्थल जैसे कि संग्रहालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जैसे कि सचिवालय, जैसे कि गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और महावीर मंदिर। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में।
तारामंडल पटना, जैविक उद्यान पटना, उच्च सचिवालय पटना, उच्च न्यायालय पटना और संग्रहालय कहाँ, तो पटना में। तो पटना के तीर्थ स्थल के नाम आप लोग जान गए कि संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और महावीर मंदिर, ये सब जो मंदिर है ये पटना का तीर्थ स्थल है। आपसे ऑब्जेक्टिव आप एक बार करा देते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा। पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। पटना किन क्षेत्रों से महत्वपूर्ण है, तो धार्मिक, राजनीति और औद्योगिक क्षेत्र से। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना के बारे में जो है अधिक वर्णन किए हैं, मेगास्थनीज, फाहियान, फेनसंग और इतिसंग। पटना जो है किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। इसके विषय में किसने कूटनीमतख्या काव्य की रचना की है, तो दामोदर गुप्त काव्य ने। और इन्होंने बताया था कि पटना जो है यह इंद्रलोक के समान है। इसी दामोदर कूटनीमतख्या काव्य में दामोदर गुप्त ने बताया है कि पटना जो है यह इंद्रलोक के समान है। किसने कहा था कि किसके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो भगवान बुद्ध के समय। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, तो कहा था कि यह आने वाले समय में एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है लड़ाई, अगलगी और बाढ़ से घिरा रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा और शोभा काफी उत्तम थी। इसके बारे में जानकारी कौन बताते हैं, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बताते हैं। आपको याद होगा इस नगर की संपन्नता किसके समय में, तो अशोक के समय में। यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसके बारे में वर्णन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बताते हैं कि इसकी रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी। काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने किया है, राजशेखर ने किया है। पटना को किन किन नामों से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। क्यों पुष्पपुर, कुसुमपुर, क्योंकि यहाँ से अधिक फूल मिलता था। गुप्त वंश के शासनकाल में क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। मध्यकाल में पटना कब पिछड़ा रहा, तो मध्यकाल में पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मुद्राज नाटक से मिलता है। किस काल में इसका विकास हुआ, तो मुगल के शासन काल में इसका विकास हुआ। पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पट्टन शब्द से बना है। पटना में किस देवी की पूजा होती है, तो पटन देवी की पूजा होती है। और पटना में गंगा नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है, तो गांधी सेतु। गांधी सेतु किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थल कहाँ है, तो पटना में है। इसका तीर्थ स्थल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और महावीर मंदिर। हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको एक ही शॉर्ट वीडियो में ये सारे पटना के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पाटलिपुत्र वैभवों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।